बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवालनामा सुनो टीवी पर। मैं हूं बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फ़ैसला महफूज कर लिया। कल ये फ़ैसला सुनाया जाएगा और फिर उसके बाद की जो सूरत हाल होगी सर्टनली वो अनफोल्ड होगी, लेकिन जो इशारे हैं वो अच्छे नहीं हैं। जिस तरह की सूरत हाल बन रही है वो अच्छी नहीं बन रही है। प्राइम मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे आज क्या कहा है, इसके हवाले से, सुप्रीम कोर्ट के समाअत करने के हवाले से इस केस पर ये ज़रा सुनो। पूरी कोलिशन गवर्नमेंट ने मौजूदा बेंच के ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया है। काश अब भी चीफ जस्टिस इस बात का ख्याल करें कि अगर वो फुल कोर्ट को बिठा दें, माइनस जिन दो जजेस ने पहले ही रिक्यूज किया है, तो वो फैसला शायद पूरी कौम को मानने में ज़रा भी जनाब स्पीकर दिक्कत नहीं होगी। मैं समझता हूँ कि इंसाफ के तकाज़ों के 100% मुनाफी है। ये दोहरा मेयार पाकिस्तान की जड़ों को हिला कर रख देगा। इसलिए आज भी वक्त है हम होश के नाखून लें। यानी कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर फैसला सुनाती है इस केस में, और वो फैसला जो कि हुकूमत को सूट नहीं करेगा, तो वो पाकिस्तान की जड़ों को हिला कर रख देगा। लॉ मिनिस्टर साहब एट द सेम टाइम ये कह रहे हैं कि बड़ा हसास कौमी और आइनी मामला है, जिसको उजलत में सुनाया गया तो वो मुतनाज़ा होगा। और उन्होंने चीफ जस्टिस को कहा कि आप सियासी जमातों को हल निकालने की बात करें, पहले अपना घर दुरुस्त कर। फैसला महफूज कर लिया गया है 3 रुकनी बेंच की तरफ से। इतने हसास, इतने अहम कौमी और आइनी मामले को इस उजलत में और दीगर मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान के फैसलों और उनकी आरा को पसे पुश डाल के अगर ये फैसला किया जाएगा तो यकीन मानिए जनाब चीफ जस्टिस, ये एक मुतनाज़े फैसला रहेगा। आपने आज भी उठते हुए कहा मुख्तलिफ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो बैठ के अफ़हाम तफ़हीम से कोई रास्ता निकाल लें, वो आपके लिए बेहतर होगा। मैं आपसे दस्तबदस्ता अर्ज़ करता हूँ कि पहले अपना घर तो दुरुस्त फरमाइए। आपके घर में तकसीम है। इसके अलावा आज फ्लोर ऑफ द हाउस पे शहबाज शरीफ साहब ने, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स थे कि वो लोग जो कुछ देर पहले जेलों में थे वो आज हुकूमत में बैठे हैं, उसको बाकायदा तौर पर रिस्पॉन्ड किया और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एड्रेस करके रिस्पॉन्ड किया। किन अल्फाज में, ये भी आपको ज़रा सुना देते हैं शुरू में। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने प्रोसीडिंग के दौरान एक उन्होंने रिमार्क्स दिए। असेंबली में एक शख्स, कई लोग जेलें काट कर वहाँ पर तकरीरें कर रहे हैं। मैं आपके तवज्जुह से चीफ जस्टिस को पूछना चाहता हूँ, क्या हमारे खिलाफ जो बेबुनियाद केसेस बनाए गए थे, क्या हम सुरखरू होके आए हैं कि या फिर हम खुदा न खास्ता हम बेइज्जत होके आए हैं? लेकिन मैं चीफ जस्टिस से ये ज़रूर पूछना चाहता हूँ, आपने ऐसे शख्स को साथ बिठाया जिसके खिलाफ शदीद तरीन इल्ज़ामात लगे हैं करप्शन के, और ये सबसे बड़ा इदारा है अदल का पूरे पाकिस्तान में, आप दुनिया को क्या पैगाम दे रहे हैं? ये जो प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि ऐसे शख्स को साथ बिठाया, ये एक सिटिंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, जस्टिस एजाजुल एहसन की, और वो इस वक्त बेंच का हिस्सा हैं। और जब इस तरह की बातें फ्लोर ऑफ द हाउस पे जजों के हवाले से होने लगे, तो जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि इशारे कोई अच्छे नहीं हैं कि कल क्या होगा अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस केस का फ़ैसला सुनाती है और पहले जो फ़ैसला दिया था उसकी एग्जीक्यूशन, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से फाइंडिंग देती है कि इलेक्शंस होने चाहिए। और प्रेसिडेंट ने जिस तारीख का ऐलान किया था 30 अप्रैल पंजाब में इलेक्शंस की, उसी डेट पर होने चाहिए। तो फिर क्या होगा? हुकूमत, अभी भी काबीना का इजलास हो रहा है और इस हवाले से जायज़ा लिया जा रहा है कि अगर ये फैसला कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सुनाती है तो फिर हुकूमत की पॉलिसी क्या होगी। इन द मीन वाइल इमरान खान साहब का एक ट्वीट है और उसको मरियम साहिबा ने रिस्पॉन्ड किया है, और ये जो ट्वीट्स हैं इनसे भी पता लगता है कि इस वक्त सिचुएशन बड़ी वल्नरेबल है। वल्नरेबल ख़ास तौर पे इस वजह से कि इस बार इट इज़ नॉट जस्ट द पॉलिटिकल टर्मोइल बिटवीन 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ और सेवरल पॉलिटिकल पार्टीज़, ये जुडिशल क्राइसिस की शक्ल इख्तियार कर चुका है, और अगर खुदा न खास्ता मज़ीद इख्तियार करता है तो सर्टनली मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। इमरान खान साहब ने कहा जी कि आज हम अपनी आइनी तारीख के दोराहे पर खड़े हैं, जहाँ पर हम तुर्की बन सकते हैं या एक और म्यांमार में तब्दील हो सकते हैं।
हम में हर किसी को इंतखाब करना होगा कि इसे तहरीक इंसाफ की तरह आइन कानून की हुक्मरानी और जमहूरियत के साथ खड़ा होना है या करप्ट माफिया जंगल के कानून और फस्तायत का साथ देना। अब इसको मरियम नवाज साहिबा ने रिस्पॉन्ड ऐसे किया, वो कहती हैं जी कि तुम भी करप्ट और तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ देने वाले जजेस भी करप्ट। बड़ा कैटेगोरिकली उन्होंने सीधा ही जजों का ही कह दिया है कि जजेस भी करप्ट। ये करप्शन और एहतसाब से बचने का नेटवर्क है जो अब होना नहीं है। तुम तो डूब रहे हो, नए सहूलतकारों को भी कहीं का नहीं छोड़ोगे। ये मरियम नवाज साहिबा ने रिस्पॉन्ड किया। मेरे साथ जो पैनल है उनका तारुफ कराता हूँ। सीनियर कानूनदान हैं अनवर मंसूर खान साहब, साबिक अटर्नी जनरल हैं, अशतर औसाफ साहब साबिक अटर्नी जनरल हैं, नियाजुल्लाह खान नियाजी साहब साबिक एडवोकेट जनरल हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। अनवर मंसूर साहब, आपसे गुफ्तगू का अगर मैं आगाज़ करूँ, ये फरमाइएगा कि ये जो सूरत हाल है, अभी मैंने प्राइम मिनिस्टर का आपको स्टेटमेंट सुनवाया, लॉ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर जिस तरह से डायरेक्टली एड्रेस करें, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि जी आपने अपने साथ एक ऐसे शख्स को बिठाया, एंड ही इज़ रेफरिंग टू सिटिंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और फिर हुकूमत जिस तरह से पहले कह चुकी है कि हमें इस बेंच पर अदम एतमाद है और फैसला कबूल नहीं होगा। बॉयकॉट की बात हुई, लेकिन उसके बाद फिर आज हुकूमती वकला ने प्रोसीडिंग्स को ज्वाइन भी किया और ख़बर ही आई कि चीफ जस्टिस ने यह सवाल पूछा कि आप लोगों ने तो बॉयकॉट नहीं कर दिया था। तो उन्होंने कहा जी नहीं, हम तो यहाँ पर हैं और हमारे वकालतनामे और हमारी प्रेजेंस इस बात की ज़मानत है कि हमने बॉयकॉट नहीं किया। तो उसके बाद फिर वर्बली उनको नहीं सुना गया, लेकिन अदालत ने कहा कि तहरीरी तौर पर आप जो भी कहना चाहते हैं वो जमा करा दें। यू थिंक थिंग्स आर हेडिंग इन द राइट डायरेक्शन एंड वी नॉट हेडिंग टुवर्ड्स अ कियोस? अनवर मंसूर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहतशाम, नॉट अ गुड साइन। बहुत मुश्किल इशू है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि नेशनल असेंबली के अंदर जजेस को डिस्कस नहीं किया जा सकता है, फिर भी किया जा रहा है। पब्लिक के अंदर ट्वीट्स जैसे आपने अभी पढ़ी हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी ट्वीट्स आई हैं। जो जलसे होते हैं उसके अंदर भी तस्वीरें दिखा कर जजों की वो कराया जाता है, उनके बारे में बहुत गलत बातें कही जाती हैं। जो इशू है, देखिए, मैं लेट मी पुट इट इन अ डिफरेंट सेंस नाउ। जो इस वक्त गवर्नमेंट कहती है कि जो हम चाहते हैं, जैसे कि इन्होंने कहा कि फुल कोर्ट होगा -2 पीपल। वाई -2 पीपल? बिकॉज उनको पता है कि शायद ये 2 लोग जो हैं वो उनके साथ उनके जो उनका केस है उसको वो नहीं वो करेंगे। ये चॉइस जो है ये गवर्नमेंट्स के नहीं हो सकती है। ये जो फरीक होते हैं उनकी चॉइस नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत दफ़ा कह चुके हैं कि अगर आप किसी जज के ऊपर आपको एतमाद नहीं है, आप ज़रूर कह सकते हैं, मगर उस जज पे तो उसका मुनसर है कि वो जाए या ना जाए। ये बड़ी क्रूशल चीज़ है। कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट से हर तरह से ये गवर्नमेंट जो है वो उसको किसी ना किसी तरह तोड़ना चाहती है। जब हम कहते हैं कि वी गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमें प्रियम्बल में लिखा हुआ है और हमें प्रियम्बल में ये भी लिखा हुआ है कि टू प्रोटेक्ट डेमोक्रेसी, जमहूरियत किसका नाम है? जमहूर जिन लोगों को लेके आती है, जमहूर जिन लोगों को लेके आते हैं, इसका मतलब सिटीजन्स जो हैं वो बेसिकली डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं, इंडिविजुअल्स नहीं करते हैं। यही वजह है कि हमने अपने, चाहे वो नेशनल असेंबली हो चाहे प्रोविंशियल असेंबली हो, उसके अंदर का कॉन्सेप्ट रखा हुआ है जी। ये वो चीजें हैं जो जिसको अवॉइड करना चाहते हैं और इतना सीरियस एलिगेशंस लोग जजों के ऊपर लगा देते हैं। वेरेस जजेस जो हैं वो कह रहे हैं कि हम तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कर रहे हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन को प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से बताना चाहते हैं। हम कॉन्स्टिट्यूशन को ये कहती है कि 90 डेज में इलेक्शन होने चाहिए, कहीं उसमें कोई प्रोवाइजो नहीं है कि अगर ये ना हो तो क्या हो सकता है।
प्रोवाइजो कोई नहीं है। जब पीरियड स्पेसिफिक है 90 डेज प्लस 14 डेज प्लस 21 डेज, दैट इज द पीरियड इन विच वो कंप्लीट होगा। ये सब चीजें हैं जो कि बड़े स्पेसिफिक हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और जब स्पेसिफिक कोई चीज होती है तो दैट हैज टू बी एक्टेड अपॉन नॉटविथस्टैंडिंग एनी एडवर्स सिचुएशन। जी बिल्कुल ठीक है। अशतर और साहब भी हमारे साथ हैं। अशतर साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। फरमाइएगा कि आज जो सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है उसमें अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने काफ़ी वक्त लिया इस चीज़ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कन्विंस करने के लिए, और कोशिश की, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो वकील थे उन्होंने भी कि ये फैसला 4-3 का था, और उस हवाले से देखा जाए तो कोई डायरेक्शन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या सदर या वफाकी हुकूमत या सूबाई सेटअप्स को गई नहीं थी, तो फिर इम्प्लीमेंटेशन किस बात की। लेकिन जो मौजूदा 3 रुकनी बेंच है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, वो इस आर्ग्यूमेंट को मानने के लिए तैयार नहीं था। अभी जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, अभी भी इस वक्त वफाकी काबीना का इजलास हो रहा है और ख़बरें हमारे तक ज़राए से आ रही हैं कि बड़ा गौर किया जा रहा है, जायज़ा लिया जा रहा है कि सुबह जब फैसला आएगा तो फिर हुकूमत ने क्या करना है इस फैसले का। तो ये बताइएगा कि इस सूरत हाल में आपको लगता है कि हुकूमत फैसले को मानेगी, और अगर नहीं मानेगी तो क्या वो दुरुस्त इक़दाम होगा? इंटरेस्टिंग टाइम्स में हम रह रहे हैं जी। चाइनीज जब कहते हैं कि उनका एक तरीका होता है, दे हैव देयर ओन नुआंसेस। अगर वो किसी को कर्स करना चाहे तो वो कहते हैं मे यू लिव इन इंटरेस्टिंग टाइम्स। वी आर लिविंग इन इंटरेस्टिंग टाइम्स। मुझे खौफ ये है कि ये ट्राइंग टाइम्स बनते जा रहे हैं। ये टाइम्स वैसे हैं जिसमें हमें एक ऐसी रस्सी पे से हम गुजर रहे हैं जहाँ पे एक बैलेंसिंग एक्ट अगर प्रॉपर ना हो तो शायद हम रह जाएंगे। अल्लाह करे मेरी सोच गलत हो, अल्लाह करे कि मैं देख रहा हूँ वो शायद इल्यूजन हो, लेकिन ये हकीकत है कि इस वक्त इदारों का टकराव इमिनेंट हो गया हुआ है। वो इतना ज्यादा हो गया है पोलराइजेशन कि जिसका पहले कभी कोई नजीर नहीं मिलती। आपके सवाल का जवाब कि अगर फैसला जो है वो हुकूमत की मर्जी तो नहीं मैं कह सकता, अगर हुकूमत को काबिले कबूल ना हो तो क्या चॉइस है? मेरे नजदीक 2 चॉइसेस हैं। एक तो रिव्यू फौरी तौर पे वो दायर करें अगर उनको ये बात जो कोर्ट कहे और उनको काबिले कबूल ना हो। दूसरा ये कि जो लेजिस्लेशन उन्होंने इनिशिएट की है वो जल्द या बदेर वो हो जाएगी, कानून तो बन ही जाएगा। वो सदर मुमलिकत कितनी देर तक उसको टालते रहेंगे, तो उसकी अपील भी वो कर सकेंगे। अब उस अपील के अंदर 3-4 ऐसी चीजें हैं जो मेरे नजदीक बड़ी इम्पोर्टेंट है। एक, वो जजमेंट जो कि इन्हीं के बेंच में थी और जिसको कहा जा रहा है कि वो 4-3 की थी या 2-3 के मेजॉरिटी से थी, 3-2 की मेजॉरिटी से थी। उसमें देयर वाज ए order of dismissal initially by 2 judges and then 2 judges joined them. So this is where it stands. वो जो बेंच था वो 9 का था, 2 ने रिक्यूज किया और जज साहब चीफ जस्टिस साहब से रिक्वेस्ट की कि आप इसको रिकॉन्स्टिट्यूट करें। मेरे नजदीक रिकॉन्स्टिट्यूशन रिडक्शन ऑफ नंबर ऑफ जजेस नहीं होता, सब्स्टिट्यूशन ऑफ जजेस है, बट वो बहस अपनी जगह पे है। लेकिन वो 4-3 ही का फैसला है। जब मैंने इसको देखा, मैं मुल्क से बाहर था, उस वक्त मैंने ये बात की थी, अभी शॉर्ट ऑर्डर आया था, लेकिन जब डिटेल्ड ऑर्डर आया तो उसमें सराहत के साथ ये बात कर दी गई। व्हाट इज दैट ऑर्डर से? इट सेज द मैटर इज पेंडिंग फॉर द हाई कोर्ट्स, लेट द हाई कोर्ट्स डिसाइड द मैटर विद इन 3 days और उसके बाद मामला आगे चलेगा। कोई हर्ज नहीं था, कोई कबाहत नहीं थी, और अभी भी मैं समझता हूँ कि अभी भी कोई कबाहत नहीं होगी
अगर आप हाई कोर्ट्स देखिए 184(3) के जो सारे कॉन्टोर्स हैं ठीक उसमें एक कॉन्टोर ये है जिसके मतलब कोई बात नहीं करता, इट इज ए नो कॉन्फिडेंस ऑन दी हाई कोर्ट्स। ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कर रहा हूँ। लेकिन जो आपने कहा हाई कोर्ट के अंदर अशतर साहब, जो आपने कहा कि आपकी नज़र में फैसला 4-3 का है, तो अगर आपकी नज़र में ये ऐसे ही है, लेकिन फ़िलहाल जो सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है, उनकी नज़र में फ़ैसला 3-2 का था और उसी के मुताबिक सुबह वो फैसला सुना देते हैं कि वो 3-2 के फैसले की इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, 30 अप्रैल को पंजाब में इलेक्शंस होने चाहिए, तो फिर आपके ख्याल में क्योंकि हुकूमत की नज़र में या लॉ मिनिस्टर साहब की नज़र में फैसला 4-3 का है, उन्हें नहीं मानना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला? नहीं, ये किसने कहा है कि नहीं मानना चाहिए? मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आपकी राय जानना चाह रहा हूँ। हाँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि उनके पास 2 तरीके होंगे। एक फौरी तौर पे रिव्यू दायर करने का, ठीक है कि जनाब हमारी नजदीक ये वजूहात हैं, ठीक है, जिन वजूहात की वजह से इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट नहीं होना चाहिए। और दूसरा लेजिस्लेशन है। ठीक। सो देखिए एजुटेशन मामलाए अदालत को इस तरह की बातें दे डोंट वर्क। और लेकिन एक और मैं आपको, लेकिन तीसरा क्या हो सकता है? 2 चीजें तो आपने दे दी, आपने कहा कि या गवर्नमेंट रिव्यू फाइल कर दे या लेजिस्लेशन, लेकिन आपको लग रहा है कि गवर्नमेंट इन्हीं 2 चीजों पर इक्तफा करेगी? जिस तरह के खतरनाक स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर ने आज चीफ जस्टिस को मुखातिब करते हुए कहा है कि आपने एक ऐसे शख्स को अपने साथ बेंच में बिठाया, एंड ही इज रेफरिंग टू सिटिंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जी आप तीसरी क्या ऑप्शन होगी फिर? मैं बताऊं आपको। हाँ। मैं एतराज करूंगा इस पे बात करने के कि वो जो जज साहब के मुतालिक बात की गई, लेकिन क्योंकि जज साहब के मुतालिक चीफ जस्टिस साहब ने खुद बात की थी कि हमने इसलिए बिठाया उनको कि हम उनके साथ सॉलिडारिटी का इजहार करना चाहते थे, तो रिएक्शन तो फिर आएगा ना। और एक और बात आपसे कहूँ जी, एक बहुत खौफनाक सी चीज मुझे नजर आ रही है, और वो ये है कि और जिसकी रीत सुप्रीम कोर्ट ने खुद डाल दी है। वो क्या रीत डाल दी उन्होंने कि काजी फाइज ईसा साहब ने एक जजमेंट दिया और रजिस्ट्रार ने कहा कि ये जजमेंट इन कॉन्फ्लिक्ट है विद 5 मेंबर बेंच, इसलिए इसकी अमल दरामद नहीं हो सकता। जी है ना? हाँ जी। तो अगर कोई फेडरल सेक्रेटरी ये कह दे कि जनाब वो जो मंसूर अली शाह साहब का फैसला है वो 4 जजेस का फैसला है और ये 3 जजेस का है, इसलिए इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होनी चाहिए, तो खौफनाक बात बन जाएगी ना। मैं सजेस्ट नहीं कर रहा, बट मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए प्रोसीजर को फॉलो करना चाहिए, लॉ को फॉलो करना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना चाहिए, और रिएक्टरी मोड में, रिएक्शन के मोड में नहीं जाना चाहिए। अभी भी वक्त है। मैं समझता हूं कि कल अगर ये 3 जज साहिबान ये फरमा देते हैं कि हम इस मामले को रेफर करते हैं टू अ लार्जर बेंच ऑफ 9 जजेस और द फुल कोर्ट, तो बहुत सारे मामला सीधे हो जाएंगे। स्टिल टाइम। बिल्कुल ठीक है, कैन बी डन। बिल्कुल ठीक है। वो जो आप डिफ्यूज होना चाहिए ना सर। जी आप कह रहे हैं डिफ्यूज होना चाहिए। जी नियाजुल्लाह खान नियाजी साहब, ये अशतर साहब जो बात कर रहे हैं कि सिचुएशन को डिफ्यूज होना चाहिए, आप जब एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद थे, वो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट केस था जिसमें आप उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से जाके मिले भी थे और हमने तब आपको आखिरी दफ़ा इंटरव्यू किया था। वो भला कौन सा केस था सर? जी मोहसिन बेग वाला। मोहसिन बेग वाला केस था। मोहसिन बेग का केस। जी यस बिल्कुल आपने मुझे लिया था। बिल्कुल, तब आपसे आखिरी दफा शो में पहली दफा मुलाकात हुई थी और अभी तक जब आपने कहा था कि तो अब ये फरमाइए, आजकल भी वही इमरान खान का जी फरमाए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैंने कहा कि आजकल भी इमरान खान का जो तोशाखाना वाला केस है वही जज साहब सुन रहे हैं, जफर इकबाल साहब। ठीक, जिसके बारे में मैंने कहा था ना कि हम उसकी कंप्लेंट फाइल करेंगे। ठीक। अच्छा, अब ये जो अशतर साहब ने जिक्र किया जिसमें उन्होंने कहा कि एक जज का फैसला आया और उसके ख़िलाफ़ एक सर्कुलर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इशू कर दिया कि उस फैसले को नहीं माना जाएगा। काजी फाइज ईसा साहब ने उसके हवाले से एक ख़त लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि जी ये सर्कुलर जारी करना गलत अमल था और रजिस्ट्रार जो हैं उनके अपॉइंटमेंट पे ही उन्होंने एतराज़ात उठाए हैं, जिन एतराज़ात को वफाकी हुकूमत ने दुरुस्त तस्लीम करते हुए
उन्हें वापस बुलाने की समरी भी मंजूर कर दी है मेरी अभी तक की इतलात के मुताबिक, और मेरे ख्याल में अभी या थोड़ी देर में नोटिफिकेशन उसका इशू होने वाला है या हो चुका होगा। दूसरी तरफ मैं देख रहा हूँ हो चुका है जी। दूसरी तरफ मैं देख रहा हूँ कि काजी फाइज ईसा साहब ने ख़त और भी लिखा है चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल को और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के दीगर मेंबरान को, और उसमें उन्होंने कहा है कि हमारे एक ब्रदर जज के हवाले से कुछ एलिगेशंस उठाए गए थे, उन एलिगेशंस के ऊपर कभी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने कोई कार्रवाई आगे नहीं चलाई, तो या तो उनकी जो ऑनर है उसको रिस्टोर किया जाए अगर वो उन एलिगेशन से पाक हैं, नहीं तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन और आइन और लॉ के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को अपनी एक रिपोर्ट जमा करानी चाहिए। तो आप समझ ही गए होंगे पाकिस्तान बार काउंसिल ने जो रेफरेंस जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के ख़िलाफ़ बनाकर भेजा था, फाइज ईसा साहब ये कह रहे हैं कि उस पर सुनवाई होनी चाहिए उस आगे पर। तो ये जो अभी सिचुएशन बनी पड़ी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, जजेस रिक्यूज़ कर रहे हैं, कुछ जज साहिबान कह रहे हैं कि 3-2 नहीं ये 4-3 है, रजिस्ट्रार सर्कुलर इशू करते हैं, उस सर्कुलर के खिलाफ जज साहब एक ख़त लिखते हैं, उस ख़त पर अमल करते हुए वफाकी हुकूमत एक्टिव होती है, और फिर वही जज साहब दूसरे जज साहब के खिलाफ पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से जो रेफरेंस बनाकर भेजा गया है उसकी सुनवाई की इस्तदा भी करते हैं। ये हम किधर जा रहे हैं सर? वेयर आर वी हेडिंग टुवर्ड्स? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहतशाम साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये अर्ज़ करूँगा कि देखें कि आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी के किसी एक पार्टी का मसला नहीं है। आज पूरी कौम, आज पूरे वकला जो आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी चाहते हैं कि ये जिस तरह से पटिशन आई थी, जिस तरह से पंजाब गवर्नमेंट ने जो पटिशन सफ्तान खान ने पटिशन अपनी फाइल की और पीटीआई ने फाइल की, उसमें लीगल क्वेश्चन क्या था वो अभी अशतर औसाफ साहब ने भी, अनवर मंसूर साहब ने बता दिया कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के मैंडेट से बाहर नहीं जा सकते। 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन कराना था, और जहां गवर्नर ने डेट नहीं दी वहां बोर्ड ने ये होल्ड किया कि ये डेट प्रेसिडेंट देगा अंडर द इलेक्शन एक्ट 57 के तहत नोटिफिकेशन के। उसके तहत वो डेट दिएगी 30। जब उस डेट को इलेक्शन कमीशन ने अपने तौर पर डेट दी विदाउट द कंसल्टेशन ऑफ द प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान, तो ये मसला दोबारा इम्प्लीमेंटेशन का आया। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि जिस 2 जज साहबान की आपने बात की, क्या कासिम सूरी वाली जो थी रेजोल्यूशन उसके अगेंस्ट जब आए, जब कॉन्फ्रेंस, उसमें मिस्टर जस्टिस एजाजुल एहसन साहब भी मौजूद थे और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब भी उस बेंच में मौजूद थे, और उस फैसले को जनाब शहबाज शरीफ साहब सिटिंग प्राइम मिनिस्टर और बिलावल साहब कोर्ट के अंदर भी मौजूद थे। और उस टाइम भी चीफ जस्टिस साहब ने पूछा कि इलेक्शन होने चाहिए, तो बिलावल साहब ने कहा कि जी रिफॉर्म्स होनी चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए। तो अब उस फैसले को इन्हीं जजेस को 2 को जो कहते हैं कि ये 2 जज नहीं बैठने चाहिए, तो ये जो गवर्नमेंट का एटीट्यूड बता रहा हूँ, तो इन्होंने अप्रिशिएट किया उस फैसले को और उस तमाम अक़दामात को अप्रिशिएट किया जो इनकॉन्सिक्वेंस जो अक़दामात कलअदम करार दिए गए थे। आज जिस तरीके से कोर्ट को तकसीम किया जा रहा है, जुडिशरी को तकसीम किया जा रहा है, हमारे लिए तमाम जज मोहतरम हैं, तमाम जजेस का जिन्होंने रिक्यूज़ भी किया है, जिन्होंने अतर मिनल्ला साहब और राजा अफरीदी साहब ने भी 90 डेज़ पे किसी का भी इख्तलाफ नहीं है। ठीक है, एक टेक्निकल बेसिस पे थे कि सुओ मोटो ले सकते हैं, नहीं ले सकते, बल्कि जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने तो सुओ मोटो के बारे में नहीं लिखा। उन्होंने तो लिखा कि पंजाब असम्बली की जो थी उसको देखना चाहिए कि वो किस तरह टूटी, उसका वो काजेज और कॉन्सिक्वेंसेस देखने चाहिए। अब जो आपने क्वेश्चन पूछा है मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का, वो एक सुओ मोटो जाता है 4 सुगो मोटो 420 वो लगता है कोर्ट के अंदर, और उसके अंदर आपने इख्तलाफी नोट शाहिद वहीद साहब का पढ़ना, उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है उसके अंदर नोट के, क्या 1 पढ़ लिया आपने? तो उसके अंदर काजी फाइज ईसा साहब ने एक ऑब्जर्वेशन दी, जो वो एक हाफिज कुरान के 20% मार्क्स का केस था। उसके ऊपर उसी बेंच में अमीनुद्दीन खान साहब उस बेंच में बैठते हैं और फिर इस केस में आके बैठते हैं। तो अगर शाहिद वहीद साहब की ऑब्जर्वेशन ये आई है, तो मिस्टर जस्टिस अमीनुद्दीन साहब तो उस इम्प्लीमेंटेशन उस बेंच का हिस्सा थे, तो उन्होंने अगर दस्तखत किए हैं तो कोर्ट ने उसके ऊपर जो लिखा है, जिसमें मंदोखैल साहब उठ जाते हैं और 3 जज साहबान मिस्टर जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब, मिस्टर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और एजाजुल एहसन साहब, उनके जो वर्शन है कि ये ऑब्जर्वेशन है, और इस ऑब्जर्वेशन को अब रोज़ाना ये डिस्कस हो रहा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट मीन
तमाम जजेस हैं, जितने तक वो तो आपने कल किसी प्रोग्राम में हारून साहब के प्रोग्राम में कहा है तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, जितने तक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं होगी तो वो तो चीफ जस्टिस का प्रीरोगेटिव है। तो मेरा ख्याल है कि ये सर्कुलर क्योंकि वो मेरे सामने वो फैसला पड़ा है, वो 3 जजेस का फैसला है कि ये ऑब्जर्वेशन है और इस ऑब्जर्वेशन को सर्कुलर की एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत उसको ख़त्म किया गया है। तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट जिस तरीके से भागना चाहती है, जिस तरीके से अभी 5 वो कॉन्स्टिट्यूशन हुई 9 जजेस के बाद जजेस ने खुद लिखा है, उस ऑर्डर के अंदर पढ़े तो जजेस ने खुद लिखा है और चीफ जस्टिस ने 2 दफ़ा पूछा अटॉर्नी जनरल साहब से कि आप ये फैसला पढ़ें, और जब उन्होंने फैसला पढ़ा तो उन्होंने कहा कि तमाम जजेस ने ये कहा कि आप बेंच बनाएं और आप नया बेंच बनाएं। नया बेंच कंस्टिट्यूट किया है और उस बेंच ने 3-2 का फैसला दिया है और उस 3-2 के फैसले को अगर कोई रिक्यूज करके मुझे एक ब्रेक लेना है तो कल जो फैसला होगा इंशाल्लाह जी मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से आएंगे तो इस पर बात करेंगे कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कल ये फैसला दे देती है कि जो तारीख है सदर पाकिस्तान ने दी उसके मुताबिक इलेक्शंस होने चाहिए पंजाब में और हुकूमत उस फैसले को नहीं मानती है, तो फिर उस फैसले पर अमल दरामद कैसे होगा? आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक टू सवालनामा। आज क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सेक्रेटरी ख़जाना और सेक्रेटरी दफा को भी बुलाया गया था और उनसे भी पूछा गया जी क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं इलेक्शन हो सकता 30 अप्रैल को पंजाब में, तो सेक्रेटरी ख़जाना ने जो फंड्स की बात की है उसमें फिर ये डिस्कशन हुई है सुप्रीम कोर्ट में कि 20 अरब रुपए इलेक्शंस के लिए मुख्तस करना हुकूमत का कितना बड़ा मसला है, और उसमें फिर असद उमर साहब भी रोस्टम पर आ गए और उन्होंने बताया कि कितना बजट है हुकूमत का इस साल का और किस तरह 20 अरब रुपया इलेक्शंस के लिए मुख्तस करना इतना बड़ा कोई मसला नहीं है। इससे पहले इमरान खान साहब ये कह चुके हैं कि अगर 90 दिन में इलेक्शंस नहीं होते तो क्या गारंटी है कि फिर अक्टूबर में भी होंगे। अनवर मंसूर साहब, जो सवाल ब्रेक से पहले मैं छोड़ के गया था कि अगर फैसला यही आता है, फैसला तो बेसिकली पहले आ चुका हुआ है, अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से अभी ये समाज चल रही है, तो अगर फैसला यही होता है कि जी जो 30 तारीख का ऐलान सदर मोहतरम ने किया है उसके मुताबिक पंजाब में इलेक्शंस करवाए जाए और ये हुकूमत नहीं मानती है उस फैसले को, तो फिर होगा क्या होगा, अमल दरामद कैसे होगा फैसले के ऊपर? आपको याद है गिलानी साहब का जब उसने रिफ्यूज किया था खत लिखने से जी, तो क्या इफेक्ट हुआ था उसका? ये बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक, जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले भी कहा था, ये एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट है जैसे हम इस मुल्क के लिए, और जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं प्रियम्बल के अंदर और आखिरी लाइन प्रियम्बल की जो है, डू हियर बाय थ्रू आवर रिप्रेजेंटेटिव्स इन द नेशनल असेंबली अडॉप्ट इनैक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब यह है कि हमने अपने आप को बाइंड कर लिया है कि जो इसमें लिखा हुआ है उसके बाहर हम नहीं जाएंगे। और जैसे मैंने अभी कहा था कि जो कॉन्सेप्ट है जमहूर का वो बहुत इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी के लिए। अब अगर कोई रिफ्यूज करता है करने से कि हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेंगे, चलें 2 मिनट के लिए हम रुक जाते हैं वहां पर, अगर वो ये कहते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन का वो प्रोविजन नहीं मानेंगे जिसमें 90 डेज का लिखा हुआ है, तो उसका इफेक्ट क्या है? क्या सुप्रीम कोर्ट किसी प्रोविजन को अपनी मर्जी से ऑल्टर कर सकती है? उसमें कोई मॉडिफिकेशन ला सकती है? मेरा तो जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, और थोड़ा तो 45 साल थोड़ा नहीं होता मगर फिर भी थोड़ा एक्सपीरियंस है, वो तो ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक गाइडिंग प्रिंसिपल है कि उसमें रहते हुए आपने काम करना है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको हम कह सकते हैं कि वो उसमें थोड़ा सा लीवे दे दिया जाता है, उसके अंदर थोड़ा सा एडजस्टमेंट हो जाते हैं, मगर जहां कोई एग्जैक्ट प्रोविजन हो जिसमें एग्जैक्टनेस की वो आती हो, तो एग्जैक्ट प्रोविजंस को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। आप देखिए एग्जैक्टली दिया हुआ है 90 डेज में इलेक्शन होगा,
within 90 days. Last day is the 90th day. ठीक 14 days में रिजल्ट अनाउंस करना है, नॉट लेटर देन 14 डेज, ठीक लिखा हुआ उसके अंदर। ठीक है, लेकिन वो जो 254 का हवाला देते हैं, लॉ मिनिस्टर साहब जो 254 का हवाला देते हैं, हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू दैट? मैं उस पे आता हूँ जी। मैं उस पे भी आता हूँ। 130 आर्टिकल में क्या लिखा है? ऑन द 21st डे और if the president gives a date prior to 21 days, the 21 days is the last day. तो ये एग्जैक्ट हो गया ना। अब कहते हैं 254 का जो देते हैं, 254 बड़ा क्लियर है। 254 इज पोस्ट फैक्टो। लुक एट द लैंग्वेज ऑफ 254 कि अगर कोई चीज नहीं हुई है, वंस इट क्रॉसेस दैट लाइन, फिर 254 अट्रैक्ट होता है। ठीक। 254 के तहत परमिशन नहीं दी जा सकती है, कंडोन किया जा सकता है। ठीक है कि आप इंटेंशनली डिले करें, इंटेंशनल डिले इज नॉट पॉसिबल अंडर 254, दैट इज व्हाट यू सेइंग। लेकिन आप जो कह रहे हैं अनवर मंसूर साहब, आप जो कह रहे हैं, आपका जो आर्ग्यूमेंट है वो बेस करता है इस चीज पे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दे दिया और कोई उसको कैसे नहीं मान सकता, ये बुनियाद है ना। लेकिन अता तारड़ साहब क्या कह रहे हैं? वो तो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ही कुछ और, वो कहते हैं 4-3 है। ये जरा सुन लें, उसके बाद वापस आता हूं आपकी तरफ। 4-3 के फैसले से पिछला केस जो है वो डिसाइड हो चुका है, इसलिए ये प्रोसीडिंग आगे नहीं चल सकती। और जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने रजाकाराना तौर पे केस सुनने से माजरत की थी। जब रजाकाराना तौर पे वो पिछले केस में माजरत कर चुके, तो इस केस से भी उनको माजरत करके बेंच से अलहदगी इख्तियार कर लेनी चाहिए। चीफ जस्टिस साहब को और मुनीब अख्तर साहब को भी इस बेंच से अलहदगी इख्तियार कर लेनी चाहिए। जी अनवर मंसूर साहब, देखिए एहतशाम, हम जिंदगी भर प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। बेंच हमें भी पता है और सबको पता है, और ये 2022 का जो जजमेंट है 5 जजेस का, उसमें भी बड़ा वाज़े तौर पर लिख दिया गया है कि बेंच बनाने का इख्तियार जो है वो टोटली एक्सक्लूसिवली चीफ जस्टिस के पास है। अभी एक्ट नहीं आया है, तो एज ऑफ टुडे मैं बात कर रहा हूँ, एज ऑफ टुडे जो रूल्स बने हैं वो तो वैसे भी उसके अंदर बड़े वजाहत के साथ लिखा हुआ है कि चीफ जस्टिस जो है वो बनाएंगे, और रूल्स जो है वो फुल कोर्ट बनाती है। तो जब जाहिर है फुल कोर्ट अगर रूल्स बनाती है तो वो उन पे लागू किया जाना चाहिए और होगा। जहाँ तक के ताल्लुक़ है तारड़ साहब का, बहरहाल मैं पर्सन के ऊपर नहीं जाता हूँ, मगर जो बातें कही हैं वो बिल्कुल जो फैक्ट है उसके खिलाफ हैं। अब जजेस जो हैं उन्होंने, अब इसको आगे एक्सप्लेन करना है, बहुत दफ़ा बहुत लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं इसको, कि बेसिकली जब एक शख्स रिक्यूज़ कर लेता है, 9 से 7 होता है, 7 के बाद वो जो जजेस हैं, 2 जजेस वो खुद कहते हैं उनसे कि बेंच बना लें, और उसके बाद जब पांच जजेस की बेंच में जो लिखा हुआ है जी, उसमें भी वो उसमें लिखा हुआ है विद द मेजॉरिटी ऑफ 2:3, ठीक है ना, 3:2, उसमें लिखा हुआ पहला जुमला उसका यही है। तो जब वो खुद साइन कर रहे हैं ये कहते हुए, तो फिर मेजॉरिटी तो हो गई ना, तो 4-3 का कहां से वो आ रहा है? आई डोंट अंडरस्टैंड। देखिए बड़ा बेसिक उसूल है कि जो जजमेंट में लिखा हुआ है वही देखा जाएगा, और जजमेंट में कैटेगोरिकली लिखा हुआ है के मेजॉरिटी के साथ वो कर रहे हैं। ठीक है अशतर औसाफ साहब जी, ठीक है जी। अशतर औसाफ साहब, इससे पहले कि मैं आपसे सवाल पूछूं, शाह महमूद कुरैशी ने आज सुप्रीम कोर्ट में जो गुफ्तगू की है मीडिया से के सामने, वो एक तरफ वो तबका है जो आइन पर हमलावर हो चुका है, और एक तरफ वो तबका है जो इंसाफ के हसूल के लिए अदालत उज़्मा के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के सो कॉल्ड जानशीन उसके आइन पर हमला कर रहे हैं। भुट्टो आइन देके जाता है और नवासा आइन तोड़ने का आज फैसला किए बैठा है। अच्छा, इसके बरक्स मोहसिन शाहनवाज रांझा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, वो क्या कह रहे हैं, ये भी जरा सुन।
सुप्रीम कोर्ट जो है उसमें ये आपको बेंच में टूट फूट जो है नजर आई है, तो मैं समझता हूं कि इतनी टूट फूट सुप्रीम कोर्ट के किसी भी मुकदमे में माजी में नजर नहीं आई। तो मेरा ये ख्याल है कि घर के सब लोगों को इकट्ठे बैठ जाना चाहिए, एक ऐसा फैसला जो है उसको करना चाहिए जिससे आने वाले मुस्तकबिल में पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती हो, ना कि इमरान खान की बालादस्ती हो। तो अशरफ साहब, एक तो ये बात कि हर किसी को अपनी पसंद का फ़ैसला चाहिए, फ़िलहाल जो सूरत हाल मुझे नज़र आ रही है। दूसरा ये कि इदारा जबकि खुद एक टर्मोइल में से गुज़र रहा है और एक जुडिशल क्राइसिस की कैफियत पैदा है, तकसीम हमें नज़र तो आती है ना सर। और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने आज जो ख़त लिखा है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो रेफरेंस को टेक अप करें और वो ज़रूरी है। तो अब इन हालात में फिर व्हाट इज़ दी सोल्यूशन? अब क्या करें? मतलब कि ओवरऑल एक इतनी पोलराइजेशन है कि जो बातें आप कर रहे हैं कि रिव्यू फाइल कर दें, लेजिस्लेशन में चले जाएं, उससे मुझे नहीं लगता कि हुकूमत की तसल्ली होगी कल अगर फैसला उनके खिलाफ आता है। तो क्या सोल्यूशन क्या है? मैं बताता हूँ, बात तसल्ली वगैरह की नहीं है। बात ये देखिए, जो भी लिटिगेशन में जाता है उस एक फरीक समझता है कि वो दुरुस्त है और जो दूसरा फरीक है वो समझता है वो दुरुस्त है, इसीलिए तो लिटिगेशन होती है। ऐसी अगर उनका कंसेंसस हो तो फिर लिटिगेशन की जरूरत नहीं है। और जो डिससेटिस्फाइड होता है वो अपील फाइल करता है, रिव्यू फाइल करता है। तो ये तो हम बात कर रहे हैं ना, क्लिनिकल बात कर रहे हैं। और ये तो हो गई बात। लेकिन जो आपने बात की पोलराइजेशन की, जो मैं परसीव कर रहा हूँ पिछले कुछ माह से, मैं मुझसे बाहर था, वहाँ पे भी मुझे जो बातें पता चलती थी उससे बहुत ही दिल जो है वो दुखता था। क्यों? आप भी वकील हैं, मैं भी वकील हूँ, अनवर मंसूर साहब भी वकील हैं, नियाजी साहब भी वकील हैं। हमारा एक ऐसा ताल्लुक है इस प्रोफेशन के साथ और इस इदारे के साथ कि जजेस का भी शायद उतना ना हो। देखिए, जजेस तो रिटायर होके अपने घरों में चले जाएं। हमारा काम जो है वो बहुत मुश्किल भी है और उसमें एक ऐसा बैलेंसिंग एक्ट है कि एक इदारा जो खुद शिकस्त व रेख का शिकार हो रहा हो, उसके पास हम कैसे जाएंगे अपने साइल के लिए? हम कैसे वहां पर जाएंगे? तो ये बहुत दुख की बात है। ये एक मैं आरज़ुदा हूँ, मैं रंजीदा हूँ, लेकिन क्या रंजीदा होने से बात बन जाएगी? नहीं। अब वे फॉरवर्ड क्या है? अब आपने शाह महमूद कुरैशी साहब की भी बात सुनी, मोहसिन गांजा साहब की भी बात सुनी, आपने ताहिर साहब की भी मुतालिक सारी बातें की। ये सब पॉलिटिशियंस हैं। इन पॉलिटिशियंस से जब आप ये इख्तियार ले लेंगे कि ये सारा का सारा जो मुल्क के अंदर डेवलपमेंट काम है और ये जो किसी को कॉन्ट्रैक्ट अपने हल्के में करवाने का ये ले लेंगे, तो फिर ये सब आ जाएंगे किस तरफ? ये लेजिस्लेशन की तरफ आएंगे जो उनका काम होना चाहिए। तो पहली बात तो ये कि हमें एक मिसाक बनाना चाहिए, चार्टर बनाना चाहिए कि पार्लियामेंटेरियंस का काम जो है वो क्या है, उसको डिफाइन करें और इनसे ये इख्तियारात ले लें जो ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वगैरह का करते हैं। दूसरा, एक मिसाल के ऊपर दस्तखत करना जरूरी है कि हम एक दूसरे को चोर डाकू बुलाना बंद कर दें। जब तक कि कोई चोर जो है वो डिक्लेयर ना हो जाए और उसको सजा ना हो जाए, उसका चोर नहीं कह सकते। ये तो तजलील है, ये तो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है। इससे ज्यादा बुरी चीज क्या हो सकती है? ये तो अल्लाह भी इस बात से नाराज होता है। लेकिन हम क्या सुनते हैं कि पोलराइजेशन क्यों हो रही है? बिकॉज आपने इस नहज पे पहुंचा दिया इस पूरी नेशन को कि यहाँ पे अब डिविजन आ गई। अब बात होती है कि जनाब, अगर आपने फलां का साथ ना दिया तो फिर फरिश्ते आपको सवाल उठाएंगे। अगर आपने ये काम ना किया तो ये जिहाद से आप मुंह मोड़ रहे हैं। अगर आपने ये काम ना किया तो आप मुल्क को बर्बाद कर रहे हैं। प्लीज, वी डोंट नीड टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स। सो एक ये पहलू हो गया और अगला पहलू जो है, जो कानून और आइन और अदलिया के साथ मुंसलिक है, व्हाट इज रॉन्ग विद हैविंग ए फुल कोर्ट मीटिंग? व्हाई कांट वी हैव अ फुल कोर्ट मीटिंग? व्हाई कांट वी डू ऑल दीज थिंग्स जो कि लिखा हुआ है कि उन्होंने खुद अपना रूल्स बनाए हुए हैं
कि फुल कोर्ट मीटिंग होगी और फुल कोर्ट ही बनाएगा। ठीक है जी, चलें ये सवाल उठाते हैं ब्रेक लेने में। पर्टिनेंट क्वेश्चन आपका, व्हाट इज रॉन्ग विद द फुल कोर्ट, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू सवालनामा। नियाजुल्लाह खान न्याजी साहब, ये फरमाइएगा कि अशरफ साहब कह रहे हैं कि अगर सोल्यूशन की तरफ जाना है तो फुल कोर्ट क्यों नहीं बना दिया जाता तो आपके ख्याल में फुल कोर्ट बनाने में क्या कबाहत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहतशाम साहब, सबसे पहले बात तो ये है कि मेरा ख्याल है कि ये गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टांस लिए हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि जी इलेक्शन होनी नहीं चाहिए, आज तक भी इस वजह के इलेक्शन होने ही नहीं चाहिए। कल इन्होंने एक अलामिया जारी कर दिया कि जी हमें तो बाइकाट करना है इस कोर्ट से। कभी पहले कहा कि जी ये जजेस हमें कबूल नहीं है, इन जजेस को ना बैठाएं। फिर जज जो इम्प्लीमेंटेशन पे बेंच बना 9 रुकनी बेंच बना, 9 रुकनी कोर्ट बनी, उसमें कोई जजेस रिक्यूज़ कर गए और कुछ जजेस पे फिर 5 रुकनी बेंच बन गया। तो मेरा तो ख्याल है एक पार्टी के सरबराह ने कहा, इमरान खान ने, कि मुझे कोई नहीं है कि अगर फुल कोर्ट बनाए या 5 रुकनी बेंच बनाया जाए, 7 बनाया जाए, 9 रुकनी या 11 रुकनी। बात यह है कि बात है कॉन्स्टिट्यूशन के, मैंने पहले ही बताया कि 2 चीज़ें हैं कि 90 डेज़ में इलेक्शन होना है और डेट किसने देनी है और कब इलेक्शन होने हैं, जैसे ये भाग रहे हैं। ये कोई फुल कोर्ट का मुतालबा जो है चीफ जस्टिस का प्रीरोगेटिव है बेंच बनाना। उन्होंने बड़े वाज़े अंदाज में परसों भी कह दिया था कि और भी लोग हैं, सफरर लिटिगेंट्स हैं जिनके केसेस सुनने हैं। ये जो इशू है ये हमने जो कोर्ट सुन रही है, मैंने बेंच बनाया और उसी कोर्ट में सुना जाएगा। अब 9 रुकनी से इतराज़ करते करते आज आपने ये भी देखा कि अभी जो ख़त लिखा गया है उसमें 2 जज साहबान की तरफ से लिखा गया है, मिस्टर जस्टिस काज़ी फैज़ ईसा साहब और जस्टिस तारिक मसूद साहब की तरफ से। जी। तो ये तो मेरा ख्याल है कि ये बात है कि मैं फ़ैसला ना मानूँ, फ़ैसला तो आइन और कानून के मुताबिक आना है, उसमें चाहे 3 रुकनी बेंच हो, चाहे 5 हो, चाहे फुल कोर्ट हो। तो मेरा ख्याल है 9 कोर्ट पे भी इतराज़ था, 9 रुकनी बेंच पे भी इतराज़ था, आज भी इतराज़ है। तो इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं, जिस तरह अनवर मंसूर साहब ने फरमाया कि 191 के तहत 1980 के जो रूल्स बनाए हैं चीफ जस्टिस फुल कोर्ट ने बनाए हैं और उसके अंदर अख्तियार दिया है चीफ जस्टिस को कि विंटर वेकेशन, समर वेकेशन, बेंचेस का बनाना वो चीफ जस्टिस का प्रीरोगेटिव है। तो मेरा ख्याल है कि कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई आइन और कानून की ऐसी शिक हो जिस पे फुल कोर्ट बैठ के उसको एड्रेस करे। फुल 18th अमेंडमेंट पे आई है, इस तरह की इशूज हो। तो ये जो आईनी मसला है वो तो ठीक है जी, हर किसी पूरी कौम के सामने मैं इसी के ऊपर अनवर मंसूर साहब का भी कमेंट ले लूँ। अनवर साहब 1 मिनट है, मुझे बताइएगा कि वैसे खान साहब का भी ये ट्वीट आया था कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे फुल कोर्ट हो, चाहे 3 जज साहिबान हो या 5 जज साहिबान हो। तो क्या बिल्कुल कोई हर्ज नहीं है जी, मगर जो बात कही जा रही है वो फुल कोर्ट की नहीं कही जा रही है। वो कह रहे हैं कि 2 को तो आप माइनस करें, बैलेंस फुल कोर्ट डीम किया जाएगा, विच इज नॉट अ फेयर कमेंट। अगर फुल कोर्ट है तो इट मींस ऑल द जजेस ऑफ द कोर्ट। इसमें कोई शक नहीं। खान साहब ने भी कहा है कि आप करें और मुझे भी कोई इतराज नहीं है, मगर देखिए इसके अंदर कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं था। अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होता है जैसे और थे जिसमें कि फुल कोर्ट्स बनी है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज थे, इसमें तो 2 प्रोविजंस की इंटरप्रिटेशन है, 220 की है, 130 की है, इसके अलावा तो कुछ और। बिल्कुल ठीक हो गया सर, बिल्कुल ठीक हो गया। वक्त ख़त्म हो गया। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका सुबह देखते हैं इंशाल्लाह फैसला क्या आता है। आपसे दोबारा मुलाकात होगी, बशर्ते ज़िंदगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।